स्टूडेंट वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 11 ला रहा हूँ। एंड फॉर्चून अच्छी बात यह है कि ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, मतलब ये लास्ट टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, इस लास्ट टॉपिक का जो नाम है इस चैप्टर का वो है रोलिंग मोशन। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ रोलिंग मोशन। अब जो रोलिंग मोशन होता है, अब रोलिंग आप समझते होंगे रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई स्फीयर, जैसे स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है या सिलिंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो, स्फीयर, सिलेंडर, अगर वो ग्राउंड पे मूव करेगा तो वो एक रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा, रोलिंग मोशन। अब इस रोलिंग मोशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो चीज का बना होता है। रोलिंग मोशन जो होता है वो दो चीज का बना होता है। कौन सा दो चीज है? एक, ये पूरा बॉडी जो है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब इट विल कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी। ये पूरा का पूरा बॉडी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट एन एक्सिस। उसका एक एक्सिस होगा, ये जो एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ये जो बोर्ड है उसको परपेंडिकुलर एक्सिस, उसी के अबाउट वो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है? साथ में एक लीनियर मोशन भी हो रहा है। लीनियर मोशन कहां पे? अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक लीनियर मोशन हो रहा है और वो हमें अज्यूम करते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो सीधा जा रहा है विद अ वेलोसिटी v। तो एक जो रोलिंग मोशन होता है वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। एक मोशन वो होता है जिसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि बॉडी गोल गोल घूम रहा है। जैसे अगर आप साइकिल है, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके अगर व्हील घुमाए तो वो सिर्फ रोल होगा, मतलब अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस घूमेगा। और जब आप स्टैंड निकाल देंगे तो वो घूमेगा जरूर लेकिन आगे भी जाएगा। और जब आगे जा रहा है तो उसका एक लीनियर मोशन भी है एंड दैट लीनियर मोशन हम लोग अज्यूम करते हैं कि इट इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास। पूरा बॉडी का जो मास है सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड, वो आगे मूव कर रहा है। तो इस तरीके से रोलिंग मोशन में दो मोशन का पार्टिसिपेशन होता है। एक होता है सर्कुलर मोशन ऑफ द होल बॉडी about an axis, symmetric axis which is perpendicular to the plane of the board, and दूसरा linear motion about the center of mass. I hope you understood this point. तो ये आपका गोल भी घूम रहा है और ये आपका सीधा भी जा रहा है साथ में, तो दोनों एक साथ हो रहा है। इसको हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं और बहुत बार इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग। अब आप बोलेंगे सर प्योर रोलिंग क्यों बोला है? क्या इम्प्योर जैसा वर्ड होता है? इम्प्योर वर्ड तो नहीं होता है, लेकिन एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मोशन आपने समझा सुना होगा, देखा होगा। अगर आपने बॉलिंग एली होता है ना, जब बॉलिंग करते हैं लोग, बॉल वो स्फेरिकल मेटेलिक बॉल होता है, उसको फेंकने का, वो बॉटल्स गिराने का, है कि नहीं? वो बॉल होता है स्फेरिकल। अब जब आप फेंकते हैं वो बॉल को, है तो स्फीयर, लेकिन आप ध्यान से देखिए वो सीधा जाता है। वो रोल नहीं होता, उसमें सर्कुलर मोशन नहीं होता, उसमें सिर्फ लीनियर मोशन होता है। तो जब किसी स्फेरिकल बॉडी सिलेंडर में जब आप उसको ग्राउंड पे फेंकते हैं और अगर वो सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म करता, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग मोशन। और आप जानते हैं स्लाइडिंग मोशन क्यों होता है? ये स्लाइडिंग मोशन आप ध्यान से देखिएगा, वो बॉलिंग एली का जो सरफेस होता है ना, वो काफी स्मूथ होता है, एकदम चिकना सरफेस होता है। अब वो चिकना या स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो जब सरफेस, जिस सरफेस पे बॉडी मूव कर रही है, अगर वो सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी रोल या सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। बॉडी सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म कर सकती, इवन दो वो व्हील हो कि स्फीयर हो कि सिलेंडर हो। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन, एक रोलिंग बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है सरफेस पे, तो फ्रिक्शन होना जरूरी है। बिना फ्रिक्शन के बॉडी सर्कुलर मोशन ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं कर सकती।
वो सिर्फ स्लाइड हो सकती है, सीधी जाएगी स्लाइडिंग होते हुए। जैसे आप बॉलिंग एरिया में नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो देखिएगा आपका जो गोल वो स्फीयर होता है सिर्फ स्लाइड करता है, सीधा ही जाता है, वो रोल होता ही नहीं है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं करता है, क्योंकि सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो प्योर रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का होना जरूरी है, फ्रिक्शन उसको अपोज करता है। अब फ्रिक्शन अपोज करते तो पता है क्या होता है, वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए जब ये सरफेस नीचे जब अभी हर बॉडी का पार्ट, ये जो सर्कम आउटर पार्ट है वो गोल जब घूमता है तो ग्राउंड को टच करता है, और जिस समय वो फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम पे जब टच करता है उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और जीरो होने की वजह से वो ऊपर शिफ्ट, वो ऊपर की तरफ पुश होती है। अब ऊपर की तरफ पुश होती है तो नेक्स्ट वाला नीचे आता है, इस तरीके से वो रोल हो पाती है। तो फ्रिक्शन की वजह से रोल होती है। अब अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो वो बॉडी जो है वो नीचे आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो उधर रुकना पड़ेगा उसको, वो पार्ट हो ही नहीं पाता, तो सिर्फ बॉडी सीधी जाती है। वो रोल जो गोल होना चाहिए ना, टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे टर्निंग जो होना चाहिए ग्राउंड पे जब टर्न होता है, जो नीचे वाला पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट है ऊपर जाता है, वो नहीं हो पाता अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मोशन। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं अपने प्योर रोलिंग मोशन पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्योर रोलिंग मोशन कंसिस्ट ऑफ एक सर्कुलर मोशन और एक लीनियर मोशन। इसका मतलब है कि प्योर रोलिंग मोशन जब बॉडी मूव कर रही है तो उसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सपोज इस बॉडी का मास m है, ठीक है ना, तो अगर मैं ट्रांसलेशनल, अगर हम लोग बात करें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी, हाफ mv²। v को मैं छोटा ले लेता हूं। अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आप जानते हैं, विच इज हाफ। अब I को हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो उसको हम लिख सकते हैं mk², ठीक है ना। और ओमेगा को v के फॉर्म में v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी इसका रेडियस हम लोग सपोज कैपिटल R लेते हैं, तो r ओमेगा के हिसाब से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये तो पता है ना हम लोग को, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि तो ओमेगा यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब वो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हाँ ये बराबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे मैं पूछूं टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो जो टोटल होगा इन दोनों का समेशन होगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ mk² ओमेगा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर तो याद है ना, रेडिएशन ऑफ गायरेशन, इस पे पूरा टॉपिक हो चुका है, तो देख लीजिएगा अगर याद ना हो तो। इसमें से कॉमन, अच्छा मुझे यहाँ भी कन्वर्ट, यहाँ कन्वर्ट करना चाहिए था, एक मिनट, यहाँ गलती हो गई, आई जस्ट करेक्टेड। वही मुझे लगा कुछ तो यहाँ गलती हुई है। ओमेगा का सॉरी, ओमेगा को मैंने लिखना चाहिए था, मैं वही समझा, कुछ तो यहाँ v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। यहाँ देखिए ओमेगा है, तो ओमेगा विल बी रिटन एज v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो वापस लिखता हूँ मैं 1/2 mv² प्लस हाफ mk² v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कॉमन क्या दिख रहा है भाई, कॉमन है हाफ mv², यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा k² बाय आर स्क्वायर। So I'll just repeat, यहाँ पे थोड़ा सा एक वो हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग। वापस मैं बोलता हूँ कि एक सर्कुलर मोशन दो मोशन का बना होता है, सॉरी रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन दो मोशन का बना होता है। एक होता है आपका सर्कुलर मोशन, जहाँ पे बॉडी घूम रही होती है अबाउट अ सिमेट्रिक एक्सिस,
तो यहाँ पे जो एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। और दूसरा लीनियर मोशन, जहाँ बॉडी सीधी जा रही है, और सीधी जा रही है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि सेंटर ऑफ मास से सीधी जा रही है, ठीक है ना। अब ये मोशन दो तरह का है, तो इसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला हाफ mv², रोटेशनल का हाफ I ओमेगा², लेकिन v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा का आएगा v/r, तो ओमेगा की जगह पे स्क्वायर पे v²/r², तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो मिलेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कॉमन, सो इट इज 1 + k²/r²। तो ये आपका तीन तरह काइनेटिक एनर्जी है जब एक बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। मैं जरा साइड में लिख लेता हूं क्योंकि आगे भी काम आएगा। एक है हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mk², v²/r², so I'll write half mv² k²/r², and total kinetic energy ये फाइनल है हाफ mv² 1 + k²/r²। तो ये तीन तरह का हमारा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जब एक बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। अब आपसे मैं अगर बात पूछूं कि सर अगर स्लाइड हो रहा है तो क्या होगा? अगर स्लाइड हो रहा है मतलब उसमें रोटेशन है ही नहीं। अगर रोटेशन है ही नहीं तो ये आई वाला पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट आएगा ही नहीं, मतलब आपका जो k²/r² वो निकल जाएगा, दैट विल नॉट रिमेन, देयर विल बी ओनली ट्रांसलेशनल हाफ mv²। याद रखिएगा, अगर स्लाइडिंग का बात हुआ तो सिर्फ ये पार्ट रहेगा, रोटेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका रोलिंग, प्योर रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला है। अब हम इस पे थोड़ा और ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला, हम लोगों ने जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का निकाला है उसके ऊपर। अगर मैं इसका रेशियो लूं, देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विल बी इक्वल टू। अब देखिए ये तीनों में कॉमन है तो वो कट जाएगा। अगर रेशियो आप ले रहे हैं तो तीनों में कॉमन तो कट जाता है, तो पहले में बचेगा 1:2, यहाँ बचेगा k²/r², k²/r² यहाँ बचेगा 1 + k²/r²। ये तीनों का रेशियो है फॉर अ रोलिंग बॉडी, प्योर रोलिंग मोशन, ये आपके रेशियो है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशन इज टू टोटल का ये रेशियो है जो यहाँ से आता है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ k²/r² बचेगा, यहाँ ये ब्रैकेट बचेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये k²/r² कैसे निकालें किसी बॉडी का अगर हम कंसीडर करें, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इज mk²। ये बेसिक फॉर्मूला है, सबके लिए कॉमन है। चलिए अब एक एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग का फॉर्मूला है mr², दिस कुड बी रिंग और इट कैन आल्सो कंसीडर एज हॉलो सिलेंडर। देखिए मैंने हॉलो सिलेंडर यहाँ क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि रिंग को अगर आप ज्वाइंट, एक के ऊपर एक रिंग ज्वाइन करेंगे तो एक हॉलो सिलेंडर ही बनेगा ना, ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, जैसे हम लोग डिस्क की बात करें तो डिस्क है हाफ mr², सो दिस इज अ डिस्क, या फिर आप इसको सॉलिड सिलेंडर ही बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्क को अगर आप सब चिपकाते जाएंगे एक के ऊपर एक तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। 2/5 mr², ये बताइए किसका फॉर्मूला है, ये तो आप जानते होंगे, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला है। इसमें टेक्सचर ने एक और कंसीडर करने को बोला है 2/3 mr² और ये आपका हॉलो स्फीयर। चलो ठीक है, हम लोग हॉलो स्फीयर भी ले
ले लेते हैं। अब आप पूछेंगे सर मगर हमको तो इसमें इंटरेस्ट है, करेक्ट, हमको इसमें इंटरेस्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पहले वाले का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर हम निकाले हैं तो इसका m और m कट जाए, सबके लिए m के स्क्वायर ही है, याद रखिएगा रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से तो सब m के स्क्वायर ही है, तो m और m कट जाता है, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आएगा पे 1 बचेगा। यहाँ पे m और m कटेगा, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या बचेगा, हाफ, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे आपका सॉलिड स्फीयर में m और m कटेगा तो क्या बचेगा, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। और यहाँ पे क्या बचेगा, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हॉलो स्फीयर में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। इसका क्या मतलब, क्या समझे, इसका मतलब कि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू n, व्हिच इज दैट n, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में n टाइम्स mr स्क्वायर आता है ना फॉर्मूला, तो उसके आगे जो नंबर होता है, नंबर जिसका भी हाफ 2/5 2/3 का कुछ नहीं तो 1, वो होता है आपका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। किसी भी बॉडी का जो रोलिंग बॉडी, हम लोग यहाँ रोलिंग बॉडी की बात कर रहे हैं, जो रोलिंग मोशन वाली बॉडी है क्योंकि हमको उसी में इंटरेस्ट है, तो जो रोलिंग मोशन वाली बॉडी है उसका अगर आपको k स्क्वायर बाय r स्क्वायर चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही याद रखने का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला उसका, mr स्क्वायर तो 1, हाफ mr स्क्वायर तो हाफ, 2/5 mr स्क्वायर तो 2/5, 2/3 mr स्क्वायर तो 2/3, जो भी नंबर है mr स्क्वायर के आगे वही वैल्यू होगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। बड़ा सिंपल है कि नहीं, याद रखना, याद रख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, चलिए तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक तो 1 है, एक हाफ है, एक 2/5 है और एक 2/3 है। ये किसके लिए भाई, ये सर रिंग होगा या फिर सर हॉलो सिलेंडर होगा तो भी ठीक है ना। अच्छा ये किसके लिए है, ये सर इसको डिस्क के लिए ले सकते हैं या फिर सॉलिड सिलेंडर। 2/5 किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, और ये आपका हॉलो स्फीयर। तो आई होप आपको समझ में आया कि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। कुछ याद नहीं रखने का, जो mr स्क्वायर के आगे वो नंबर वही k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है। अब हम किसी एक का लेके ये जो रेशियो है, एक के लिए लेके सॉल्व करते हैं। टेक्सचुअल में हॉलो स्फीयर लेके सॉल्व किया तो मैं भी आपके लिए वही करके देता हूँ, तो आपको समझ में आ गया। मैं रब करूँ इतना पार्ट, आई एम रबिंग दिस मच। अब ये जो रेशियो है वो मैं यूज कर रहा हूं फॉर हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर। तो रेशियो विल बी इक्वल टू 1:, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हॉलो स्फीयर का क्या है सर, 2/3 is to 1 plus 2/3, तो क्या हो जाएगा भाई रेशियो 1:2, 2/3 is to 3 1s are 3 plus 2, 5/3 multiply by 3, 3:2:5। मतलब टोटल 5 में से 3 पार्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, 2 पार्ट्स रोटेशनल है। अगर इसको आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना, सपोज आप जानना चाहते हैं कि भाई परसेंटेज में कितना है, तो ट्रांसलेशनल kinetic energy will be 3/5 total into 100, and your rotational kinetic energy will be equal to 2/5 into 100, क्योंकि टोटल 5 है। तो ये आप क्या होगा 20, that is 60%, 20 that is 40%। मतलब एक हॉलो स्फीयर के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 60% है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 40%। ये टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, तो वही एग्जांपल ऐसे आप किसी का भी कर सकते हैं। आप सॉलिड स्फीयर का 2/5, तो आप यहाँ देंगे 1:2/5 1 plus 2/5, तो उसका आप निकाल लेंगे। फिर ऐसे उसका सॉल्व आप डिस्क का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते, किसी का भी आप लेंगे तो हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया। और इनका तो बड़ा इजी है, 1 है तो 1:1:2, 50-50%, 50% रोटेशनल, तो हर एक का अलग अलग है।
ये जो 60-40 है ये आपका हॉलो स्फीयर का है। अगर आप सॉलिड स्फीयर लेंगे तो कुछ और आएगा, आप डिस्क लेंगे तो कुछ और आएगा, और रिंग तो सबसे इजी है, 50-50 डिवाइड हो जाता है। तो ये मैंने अभी ये टॉपिक क्यों सीखा मालूम है, ये टॉपिक तो सटीक है, ये एग्जाम में आ सकता है कि रेशियो निकालो। इस पे एक न्यूमेरिकल या एमसीक्यू का क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि है अपने पास एक क्वेश्चन कि उन्होंने कोई डेटा दिया हुआ है और बोला पता करो कि ये बॉडी, उन्होंने बॉडी मेंशन नहीं किया, कोई रिंग है कि सिलेंडर है कि स्फीयर है, क्या है, उन्होंने पता करके बताओ कि कौन सी बॉडी है। अब पता करके बताओ कौन सी बॉडी है तो आपको उसका k² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर आप उसका k² का वैल्यू निकाले, अगर आपको आंसर 1 आए तो आप बोलेंगे वो बॉडी क्या है, रिंग या हॉलो सिलेंडर। k² का वैल्यू अगर हाफ आए तो आप क्या बोलेंगे, बॉडी क्या है, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। अगर k² का वैल्यू 2/5 तो क्या बोलेंगे आप, बॉडी क्या है, सॉलिड स्फीयर। और अगर k² का वैल्यू 2/3 आए तो आप बोलेंगे इट इज अ हॉलो स्फीयर। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू और अपना न्यूमेरिकल में क्वेश्चन भी है, तो ये आ सकता है। तो अगर आपको ये और ये याद रखना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं, हाँ जो भी mr² के आगे का नंबर था वही k²/r²। ठीक है, तो ये आपका रेशियो वाला क्वेश्चन है, k²/r² में है। और इस पे एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट डेरिवेशन जो बोल सकते हैं इस चैप्टर का और इस रूलिंग मोशन का, और वो है अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर एक बॉडी को हम लोग प्योर रोलिंग मोशन देते, प्योर अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या होगा, मतलब कि देखिए ये एंगल थीटा पे प्लेन है, ठीक है। अभी एक आप रोलिंग बॉडी ले रहे हैं, रोलिंग बॉडी वो रोल हो रही है, प्योर रोलिंग है, हम लोग यहाँ प्योर रोलिंग, वी आर कंसिडरिंग प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन रोल हो रहा है, बॉडी यहाँ पहुंचता है नीचे एकदम रोल होते होते। सपोज ये डिस्टेंस है s, दिस डिस्टेंस इज s, ठीक है। अब इसका कुछ हाइट होगा h। अभी देखिए साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ना, तो h विल बी इक्वल टू s इनटू साइन थीटा। क्योंकि क्या होगा देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई h मिल जाएगा हाइट। अब इसमें सर क्या ढूंढना है, इसमें दो चीज ढूंढना है, एक ढूंढना है लीनियर एक्सेलरेशन ए, और एक वेलोसिटी ढूंढना है, वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी। अभी देखिए ना नीचे जा रहा है मतलब अंडर ग्रेविटी, तो उसकी स्पीड तो बढ़ेगी, इनिशियली वेलोसिटी कितनी होगी 0, इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो एट एनी टाइम टी क्या होगी वेलोसिटी वो पता करना है, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये पता करना है। दो चीज निकालना, लीनियर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, जब ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा। इज दैट क्लियर, दैट इज व्हाट। तो ये हमारा दो एम है, लीनियर एक्सेलरेशन निकालना और वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये बॉडी स्टार्टिंग में तो रेस्ट में है, तो भाई इसमें कौन सी एनर्जी है सर, स्टार्टिंग में तो उसमें काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है। स्टार्ट में इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है mgh, तो स्मॉल m मास ले लेते हैं सपोज mgh, है कि नहीं, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा सर अभी ये रोल हो रहा है तो इसमें फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, काइनेटिक एनर्जी में जो बॉडी कन्वर्ट होगा उसका एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। क्या फॉर्मूला डिराइव किया है, हाफ mv² 1 + k²/r। देखिए मैंने इसलिए वहां लिख के रखा था काम आएगा सीधा, ये तो याद दिलाना पड़ता है, सामने लिखा हुआ है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बड़ा यूजफुल है ये एनर्जी का कंजर्व, आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बड़ा यूज किया है, यहाँ भी वही हो रहा है। आपका जो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, तो वी कैन इक्वेट दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला बनता है हाफ mv² 1 + k²/r² इज इक्वल टू mgh। m और m कट गया, 2 गया क्रॉस मल्टीप्लाई, v² इज इक्वल टू
2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अगर v का वैल्यू चाहिए तो रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये एक डेरिवेशन हो गया भाई, एक डेरिवेशन। कोई भी रोलिंग, प्योर रोलिंग जो बॉडी परफॉर्म कर रही है और रोल हो रही है नीचे, तो उसकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो मैं ये भी लिखा हुआ देखिए आपके सामने, है कि नहीं? तो ये डेरिवेशन हो गया। दूसरा हमको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के हमारा जो वो है ना अपना काइनेमेटिकल इक्वेशन, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। v इक्वल u प्लस at, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। मैं तीसरा वाला यूज कर रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो 2as विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि मुझे a में इंटरेस्ट है तो इसलिए मैंने एक साइड रखा, उसको शिफ्ट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u तो 0 है, तो वो तो गायब होने वाला है। तो आपका 2as, अभी अगर s को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से s को, इसको लिखेंगे h अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर। हमारे पास v स्क्वायर है सर ऑलरेडी। क्या है v स्क्वायर भाई? 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कुछ कटा क्या? हाँ कटा ना, h और h कटा, 2 और 2 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू g साइन थीटा ऊपर गया अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हो गया भाई डेरिवेशन, यही तो है डेरिवेशन। वेलोसिटी निकाल लो और एक्सेलरेशन। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि भाई अगर ये बॉडी स्लाइड हो रही है, सपोज रोल नहीं हो रही है, पूछने के लिए पूछ ले, क्या होगा उसमें? मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में जब स्लाइडिंग का समझाया तो बोला था, स्लाइडिंग में आपका ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाता है, गायब। तो अगर स्लाइडिंग हुआ, अगर ये बॉडी जो इंक्लाइन प्लेन में वो नीचे रोल हो रही है, अगर वो रोल नहीं हो रही है, स्लाइड हो रही है, ये टर्म गायब हो जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर गायब। क्योंकि जब रोल ही नहीं हो रही तो इसका रोल ही नहीं है। जब बॉडी रोल नहीं है तो रोल प्ले करेगा कहाँ से? ये गायब होगा, इसमें रूट 2gh बचेगा, ये गायब हो जाएगा, इसमें g साइन थीटा बचेगा। इज दैट क्लियर? चलिए तो मैं लिख देता हूँ, v का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ 2gh और एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा, बिकॉज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर becomes 0, it has no role to play if the body is sliding, because that, ये तो तभी आएगा ना जब बॉडी गोल घूमेगा, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन होना चाहिए, तभी इसका काम है। नहीं तो फिर जब है ही नहीं तो फिर तो वो तो डिसअपीयर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि ना लंबा तो नहीं था, 11 लेक्चर, ठीक है, सो के चैप्टर भी बड़ा ही है। और मैंने बेसिकली हर चैप्टर वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी करे, जनरली लोग नहीं करते न्यूमेरिकल्स, मैंने किए हैं टॉपिक वाइज, तो यहाँ भी करूँगा डेफिनेटली। इसका एक सम है, एक न्यूमेरिकल है इस पे जो टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो पहले वो लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स सी दैट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे एक सम है, एक ही सम है इस टॉपिक पे और लास्ट सम है आपका। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी रोल्स डाउन ए इंक्लाइन। तो ये इंक्लाइन के ऊपर है आपका, एंगल थीटा है और बॉडी रोल कर रही है नीचे। दैट राइजेस बाय 3 एवरी 5, मतलब 3 हाइट, जब हाइट 3 है तो ये जो डिस्टेंस है ना s 5 होगा। ये क्या बोल रहा है, जब हाइट 3 होगा तो ये डिस्टेंस एवरी 5 अलोंग इट, एवरी 5 अलोंग इट मतलब अलोंग दिस सरफेस। तो h जब 3 होगा, हाइट जब 3 होगा तो s1 ये जो होगा 5 होगा। अब क्या बोल रहा है, दी ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ √10, मतलब आपको वेलोसिटी दिया √10 मीटर पर सेकेंड एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया, s2 दिया हुआ है 5/3 मीटर। तो पूछा क्या शेप हो सकता है भाई बॉडी का, मैंने बोला शेप निकालने के लिए आपके पास k²/r² होना चाहिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए जब यहाँ 5 है तो हाइट h3 है। अच्छा मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है,
2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मेरा मेन फॉर्मूला है। जी उन्होंने 10 लेने को बोला है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना है, v दिया हुआ है, मतलब h क्या होगा। अभी h देखिए क्या होगा आपका बेस, ये h होता है, इसको हम लोग s बोलते हैं। तो अगर आप बेसिक फॉर्मूला देखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है h अपॉन s। So this you can write as h1 upon s1 is equal to h2 upon s2। दो कंडीशन है, एक 3:5 है और एक 5/3 वाला h है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, तो therefore h1 की जगह मैंने हुआ 3/5 is equal to h2 upon 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3/5 into 5/3 is equal to h2 which is 1 मीटर भाई, 1 मीटर। तो अपना ये जो h है ना, h यहाँ क्या लेना है, 1 मीटर। Therefore from 1 स्क्वायर कर देते, स्क्वायर है ना, √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मैंने स्क्वायर किया, v √10 है तो उसका स्क्वायर किया, g का 10 लेने को बोला है, h मैंने यहाँ निकाला है 1 मीटर। अब इसको यहाँ ले आते हैं, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 और ये नीचे आएगा अपॉन 10, 10 और 10 कट गया, इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1। अरे कितना इजी है। कौन है 1? रिंग और हॉलो सिलेंडर। क्वेश्चन है क्या क्या शेप हो सकता है इस बॉडी का? इस बॉडी का सर या तो रिंग होगा या हॉलो सिलेंडर होगा। रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स एंट्रेंस हर जगह पे इंपॉर्टेंस है। आप जेई दे रहे, नीट दे रहे, सीईटी दे रहे, व्हाटएवर, सब जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया होगा, कोशिश मैंने पूरी की है, ऐसी कोशिश और करूँगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और साथ में जैसे मैंने एक जगह बीच में एक वीडियो डाला था कि मैं MCQs भी अभी सिर्फ रोटेशनल डायनामिक्स का डालूंगा, ज़्यादा उसमें सीईटी का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं नीट और जेई मेंस की कोशिश करूंगा उसके भी क्वेश्चन डालूं, जिससे और बच्चों को, जिन लोगों को नीट या जेई देना है उनको भी मेंस का, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। लेकिन ज़्यादातर तो सीईटी का रहेगा, हफ्ते में एक डालूंगा। लेकिन अभी हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इसके बाद, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है। तो वो थियरी चैप्टर तो चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। बीच बीच में सीईटी MCQs के क्वेश्चंस का वीडियो डालूंगा जब भी टाइम मिलेगा। तो आई होप आपको रोटेशनल डायनामिक्स का मेरा ये वीडियो जितना मैंने डाला है 11 अच्छा लगा होगा। तो अगर आप 100% सेटिस्फाइड हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं तो डेफिनेटली आप मुझे मेरी कमी बता दीजिएगा जिसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। Thank you so much for watching this video.